हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, जिसके अंदर 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, और इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने का मेन मोटिव क्या है, क्योंकि आपको पता है डीपीटी जेआरएफ का जो एग्जाम होता है वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आते हैं। उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं करने। लेकिन सेक्शन बी के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से सिर्फ 50 क्वेश्चंस हम लोगों को करने होते हैं। तो इसमें चॉइस काफी ज्यादा है सेक्शन बी के अंदर। तो 150 क्वेश्चन में से अगर हम लोग देखें, लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन मिनिमम हर बार रिपीट होते हैं। ओके, अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठा के देखें तो लास्ट 10 ईयर में से 20 क्वेश्चंस तो मैच हो जाते हैं एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगी और उसके साथ साथ आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है उसके बारे में भी बताऊंगी। ओके, तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है और थोड़ा बहुत आपको लाइफ साइंसेज का नॉलेज है, तो भी आप डेफिनेटली 1 महीने के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, क्योंकि 3 अक्टूबर को इसका एग्जाम है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और हर रोज हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 10 क्वेश्चंस, आज हम लोग 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिन्स इनहिबिट बायोसिंथेसिस ऑफ। तो स्टेटिन क्या है? एक ड्रग है, एक इनहिबिटर है जो इनहिबिट करता है किसी न किसी बायोसिंथेटिक पाथवे को। तो स्टेटिन बेसिकली इनहिबिट करता है कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस को। और कोलेस्टेरॉल क्या है? एक टाइप का स्टेरॉल है जो एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और उसका जो बायोसिंथेसिस किस तरह से होता है, लाइक हेपेटिक सेल के अंदर होता है, लीवर सेल के अंदर 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से आते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? HMG कोएंजाइम ए, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, ये बनाएंगे। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज, ये एंजाइम क्या करेगा? HMG कोएंजाइम ए को मेवेलोनेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो स्टेप होती है इसके बायोसिंथेसिस पाथवे की, ये होती है रेट लिमिटिंग स्टेप। मींस इस स्टेप के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये वाला पाथवे कहाँ जाना है? कोलेस्टेरॉल के बायोसिंथेसिस में। तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को जो इनहिबिट करता है वो होता है स्टेटिन ड्रग। तो स्टेटिन ड्रग किसको इनहिबिट करेगी? कोलेस्टेरॉल को। और इसके बाद ये पाथवे भी आपको देख लेना चाहिए कि किस तरह से मेवेलोनेट के बाद आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, फिर फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, स्क्वेलिन बनता है और लेनोसिट्रोल, उसके बाद कोलेस्टेरॉल बनता है। और उसके और भी काफी सारे इनहिबिटर्स हैं, लाइक इस वाले स्टेप को इनहिबिट करता है बिसफॉस्फोनेट्स और इस वाले स्टेप को करता है जेरेगुजिक एसिड। ओके, तो ये पाथवे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोलेस्टेरॉल के बायोसिंथेसिस पाथवे को इनहिबिट करते हैं स्टेटिन ड्रग। और प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका बायोसिंथेसिस इकोसिनोइड कंपाउंड बोलते हैं इनको। और इकोसिनोइड कंपाउंड्स का बायोसिंथेसिस होता है एक 20 कार्बन फैटी एसिड से, जिसको बोलते हैं एरिकिनोइड एसिड। ओके, तो एरिकिनोइड एसिड से 2 पाथवे चलते हैं, एक होता है ल्यूको ऑक्सीजिनेज पाथवे और एक होता है कार्बोक्सीजिनेज पाथवे। तो ल्यूकोसिनेज पाथवे से बनता है ल्यूकोट्राइन्स और उस ऑक्सीजिनेज कार्बोक्सिलेज पाथवे से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन। तो ये सारे क्या करवाते हैं? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं, लाइक फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन, इस तरह का रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, तो इनका पाथवे इनहिबिट नहीं हो सकता है। इनका पाथवे जो इनहिबिट करता है उसको बोलते हैं एस्प्रिन, जो हम लोग लेते हैं एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। वो क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन के बायोसिंथेसिस पाथवे को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से पेन और फीवर के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है।
ओके। और सेरोटोनिन एक अलग टाइप का हार्मोन है जो जिसको मूड हार्मोन भी बोलते हैं। ओके। और ये एक एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी वर्क करता है। तो स्टेटिन ड्रग किसको इनहिबिट करेगा? कोलेस्टेरॉल को। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है a fetus with which one of the following karyotype will not survive at the birth? तो कौन सा कैरियोटाइप वाला सर्वाइव नहीं करेगा? तो ये सारे क्या हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं। क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये सारे सिंड्रोम्स कॉज होते हैं। अगर 21 हो गया, नॉर्मली क्या होता है 46 प्लस XY, तो 46 के बाद में उसमें अगर 21 नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ओके। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन होगा, एबनॉर्मल पैटर्न्स ऑफ पाम क्रेसेस एंड स्लेंटेड आईज हो जाएगी, फ्लैटेंड फेस हो जाएगा और शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा। तो इस तरह के ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डाउन सिंड्रोम में। तो इसका मतलब सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, इट मीन्स वो फीटस तो सर्वाइव कर रहा है। तो ये तो सर्वाइव करेगा। उसके बाद 47 XY प्लस 13, अगर 13 में हो जाए तो इसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। इसी तरह से 45 प्लस X, अगर X ये है तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ओके। तो X क्रोमोसोम जिसमें भी होगा वो फीटस सर्वाइव करेगा, लेकिन विदाउट X क्रोमोसोम ह्यूमन एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके। तो द ह्यूमन एम्ब्रियो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एन X क्रोमोसोम। तो कौन सा ऐसा है इसके अंदर X क्रोमोसोम नहीं है, तो ये वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके। तो ये सारे सिंड्रोम्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है तो कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, कौन सी डिजीज होती है। ये सारे ऑटोसोमल है क्योंकि इनके अंदर 21, 18 और 13 के क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमी हुई, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम के अंदर अगर डिफेक्ट हुए तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोमल एब्रेशन। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a cell carries 21 pairs of chromosome just after completion of mitotic telophase. How many chromatids will be there in metaphase? तो इसमें क्या पूछा है कि 21 पेयर प्रेजेंट है टीलोफेज के अंदर और 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है टीलोफेज के अंदर, तो उसकी मेटाफेज के अंदर कितने क्रोमेटिड्स थे? तो 21 पेयर्स मींस 42 क्रोमेटिड्स। ओके। तो 42 क्रोमेटिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसका जस्ट डबल होता है यहाँ पे मेटाफेज के अंदर, क्योंकि जैसे इंटरफेज के अंदर G1 फेज के अंदर हम लोग देखते हैं X नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो S फेज के अंदर डिवाइड होकर डबल हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज तक वो डबल रहते हैं, सारी फेज के अंदर वो डबल रहेंगे। मेटाफेज प्लेट में इस तरह से अरेंज होंगे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा और पोल की तरफ ये वाले मूव करेंगे क्रोमोसोम। और जब इस तरह से मूव होंगे तो एनाफेज में क्या होगा? सेल फैरो बनने लग जाएगा इस तरह से, और टीलोफेज में क्या होंगे? ये बिल्कुल सेपरेट होके न्यू न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक सेल के अंदर 21 पेयर क्रोमोसोम है तो मेटाफेज में कितने होंगे? इसके जस्ट डबल। 21 पेयर है मींस 42 क्रोमोसोम है, तो 42 के डबल कितने हो जाएंगे? 84। ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 84। नेक्स्ट है, मोलिकुलर मास ऑफ ए प्रोटीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय। तो मोलिकुलर मास किससे डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन का? माल्टीटॉप से कर सकते हैं, हमें पता है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं और एसडीएस स्पेस क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं। ओके। तो माल्टीटॉप में हमें पता है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन और आयनाइजेशन टाइम ऑफ लाइट टाइप की एक ये होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटीन का। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी उसको मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एसडीएस पेज में क्या होता है? एसडीएस क्या होता है? सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, जो प्रोटीन को इक्विवेलेंट मतलब उसमें सिमिलर टाइप का चार्ज प्रोवाइड करवाता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाता है सारी प्रोटीन्स को, और फिर उसका मोलिकुलर मास आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि जेल बीड्स के अंदर अगर स्मॉलर साइज की जो प्रोटीन होगी वो जेल बीड्स के अंदर फंसी रह जाएगी और लार्जर प्रोटीन क्या हो जाएगी? बाहर इल्यूट आउट हो जाएगी। तो इस तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं और मोलिकुलर मास भी देख सकते हैं। लेकिन क्रोमेटोफोकसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है,
इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। ओके, तो प्रोटीन के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है क्रोमेटोफोकसिंग के अंदर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू सेल्फ HLA इज नोन एज। तो लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सेल्फ HLA मीन्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइप की एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है ये, जो प्रेजेंट होती है हमारी MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कोड करती है कुछ स्पेसिफिक जीन्स को। ओके, और ये काफी ज्यादा पॉलीमॉर्फिक जीन होते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और HLA क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्फ और नॉन सेल्फ प्रोटीन्स हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ पार्टिकल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है। ओके, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तभी वो रिजेक्शन का काम कौन करता है, HLA प्रोटीन। ओके, तो लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू सेल्फ HLA, अगर लेक रिएक्टिविटी है सेल्फ HLA के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, टॉलरेंस, क्योंकि वो अपने सेल्फ एंटीजन को क्या करती है, टॉलरेट कर पाती है। ऑटो इम्यूनिटी मीन्स अपने खुद के सेल और टिश्यू के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी डेवलप होने लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और क्लोनल सिलेक्शन तो हमें पता है कि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जो होती है, बी सेल टी सेल एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप से एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एक अलग टाइप का टेस्ट होता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टॉलरेंस। देन नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील्स इन ए पॉपुलेशन इज 0.19। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, कोई एलील है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0.19, और एक ये है रेसेसिव एलील जिसकी फ्रीक्वेंसी है 0.81। ओके, if the population is in Hardy-Weinberg equilibrium, what will be the percentage of heterozygous individual in the population? तो Hardy-Weinberg इक्वेशन क्या होती है, P plus Q square equals to P square plus 2PQ plus Q square equals to 1, या फिर P plus Q equals to 1। इस तरह से Hardy-Weinberg इक्वेशन होती है। और यहाँ पे P क्या है, जो डोमिनेंट एलील होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है P, और जो रेसेसिव एलील होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है Q। ओके, तो 2PQ क्या है, जो हेटेरोजाइगस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2PQ। तो हमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 2PQ। तो P क्या है हमारा 0.19 और Q क्या है 0.81। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.3078। और यहाँ पे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 30.78। तो समथिंग ये किसके इक्वल है, 31 के। ओके, तो इस तरह से ये है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। देन नेक्स्ट है which one of the following intermediate filament proteins is present in the nucleus? तो ये सारी इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है जो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो लेमिन एक ऐसी टाइप की प्रोटीन है जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर। और लेमिनिन क्या है, लेमिनिन एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, सेल के अंदर सेल को एक सेल से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करवा के रखती है। और विनक्यूलिन क्या है, विनक्यूलिन एक ऐसी प्रोटीन है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है जो साइटोस्केलेटन लाइक एक्टिन को कनेक्ट करवा के रखेगी इंटीग्रीन प्रोटीन से। और इंटीग्रीन क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके, तो ये सारी क्या हो गई, सेल एडिशन प्रोटीन्स हो गई, विनक्यूलिन, लेमिनिन। और नेस्टिन क्या है, ये टाइप 6 टाइप का एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो प्रेजेंट होता है ग्लियल सेल के अंदर और न्यूरॉन सेल के अंदर। ओके, तो लेमिन क्या है, सिर्फ लेमिन है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसमें अलग अलग टाइप की लेमिन होती है, लेमिन ए, लेमिन बी, इस तरह से। ओके, और ये क्रोमोसोम को एडर करवा के रखती है लेमिन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। Then next है all the DNA strand of a cell containing 4 chromosome are labeled
आफ्टर वन डिवीजन हाउ मेनी क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल विल हैव लेबल्ड डीएनए। तो इसमें ये क्वेश्चन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बेस पे, उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछा गया है कि अगर डीएनए स्ट्रैंड के अंदर 4 क्रोमोसोम को लेबल किया जाए तो उसके बाद डिवीजन हुआ उसका, तो कितनी डॉटर सेल लेबल्ड रहेगी। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर एक पेरेंट स्ट्रैंड एज इट इज आ जाती है डीएनए के अंदर और दूसरी स्ट्रैंड क्या होती है, डॉटर सेल होती है। तो एक पेरेंट स्ट्रैंड अगर डॉटर सेल के अंदर आई है तो जो न्यू डॉटर सेल बनेगी 4 क्रोमोसोम से, वो 4 न्यू डॉटर सेल बनेगी और उसमें हर एक सेल के पास, हर एक स्ट्रैंड के पास 4 क्रोमोसोम पेरेंट वाले होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 क्रोमोसोम। 4 क्रोमोसोम वापस से लेबल्ड मिलेंगे क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है और पेरेंट स्ट्रैंड वापस से डॉटर सेल में आती है। ओके, देन नेक्स्ट है Which one of the following statement is incorrect about facilitated diffusion? तो ये हम लोग अभी हमारे सेल बायोलॉजी वाले पार्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, जिसके अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो इसकी रेट के बारे में भी बताया था कि ये क्या है, फास्टेस्ट डिफ्यूजन होता है। चैनल प्रोटीन में सबसे फास्टेस्ट होता है 10 टू द पावर 8 तक होता है उसके अंदर। ओके, 10 टू द पावर 8 मोल पर सेकेंड तक उसमें रेट डिफ्यूजन रेट होती है। तो इट्स रेट इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में सिंपली डिफ्यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पे हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े धीरे स्लो मूव करें, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन काफी ज्यादा फास्टेस्ट होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सोल्यूट इज इररिलेवेंट ऑफ इट फॉर इट। तो ये भी बिल्कुल सही है कि पार्टीशन कोफिशिएंट इसका क्या होता है, इररिलेवेंट होता है इससे। और इट कैन बी सैचुरेटेड एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, ये भी बिल्कुल सही है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की अगर हो जाए तो इसमें सैचुरेशन आ सकता है। उसके बाद इट वर्क्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन किसके टाइप है, पैसिव डिफ्यूजन के। और पैसिव डिफ्यूजन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता है, वो क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और वो डाउन हिल प्रोसेस है, उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। Then next है variable number of tandem repeats in DNA molecules are highly useful in। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स एक इस तरह की रिपीट्स प्रेजेंट होती हैं डीएनए के अंदर, कुछ सीक्वेंस होती हैं जो जो क्या करती हैं, बार बार रिपीटेशन में प्रेजेंट होती हैं और एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक वीएनटीआर प्रेजेंट होती है। ओके, इवन पेरेंट्स की अपने ऑफस्प्रिंग से भी काफी वो मैच हो सकती है। अदरवाइज जो ट्विंस होते हैं उनके अंदर भी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बिल्कुल अलग अलग प्रेजेंट होती है। एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वीएनटीआर। ओके, तो इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के लिए ये यूज किया जाता है ये टेक्निक। तो वीएनटीआर का कहाँ यूज होगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। Then next bovine spongiform encephalopathy is a disease caused by। तो ये एक टाइप की डिजीज है जो कॉज होती है, प्रायोन डिजीज है ये। जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है वो कुछ न्यूरोजेनिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करवाती है, जिसमें आता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। और ये किसके अंदर होती है, केटल्स के अंदर होती है। ओके, इसको मेड काउ डिजीज भी बोलते हैं। तो ये कौन सी डिजीज है, प्रायोन डिजीज। प्रायोन्स मींस मिसफोल्डेड प्रोटीन जो न्यूरॉन्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाती है। The next है which one of the following is used to study the structural detail of biological tissue using freeze fracture technique। तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के अंदर कौन सी माइक्रोस्कोपी, कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक क्या होती है, जिसके अंदर किसी भी सैंपल को, किसी भी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की जाती है। उसके अंदर बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं
उसके बारे में स्टडी की जाती है कि उसकी लोकेशन कौन सी है। ओके, तो सबसे पहले इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी मेम्ब्रेन जो बायलेयर होती है उसको एक माइक्रोटोम नाइफ से उसको इस तरह से हटा देंगे और फिर उसमें लोकेशन देखी जाती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की, और वो देखी जाती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है। तो TEM क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये एक टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जिससे देखते हैं हम लोग फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ओके, देन नेक्स्ट है Which one of the following assured prevention of polyspermy in an egg? तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो एश्योर करती है, प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी इन एन एग? तो एक एग के अंदर सिर्फ वन स्पर्म फ्यूज हो सकता है, इसके अलावा पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जब एक स्पर्म का न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो जाए एक सेल के अंदर, तो उसके बाद अदर जो स्पर्म्स होते हैं उनको रोका जाता है बाहर की साइड। तो वो किस तरह से होता है, टू टाइप्स की पॉलीस्पर्मी होती है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी होती है। एक होती है स्लो ब्लॉक और एक होता है फास्ट ब्लॉक। ओके, तो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसको डिपोलराइज कर दिया जाता है। सोडियम आयन एंटर होने लग जाएंगे रैपिडली, और जैसे ही एक न्यूक्लियस फ्यूज हुआ स्पर्म का और सोडियम आयन अंदर आएंगे और वहां पे जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म वहां पे एंटर नहीं कर पाएंगे। ये तो हो जाता है फास्ट ब्लॉक जो विद इन सेकेंड के अंदर हो जाता है। लेकिन उसके बाद होता है स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो उसमें क्या होता है, एक सेल के अंदर कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एक हाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की एक सिग्नलिंग कैस्केड चलता है अंदर की साइड, और उसके बाद क्या होगा, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अंदर की साइड कैल्शियम आयंस इंक्रीज होंगे। और कैल्शियम आयन क्या करवाते हैं, हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं कि किसी भी वेसिकल के अंदर कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स, कुछ ना कुछ ग्रेन्यूल्स है, उसको फ्यूज करवाने का काम करवाते हैं कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम क्या करेंगे, इन ग्रेन्यूल्स को इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवाएंगे और यहाँ पे एक फर्टिलाइजिंग लेयर फॉर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दूसरे स्पर्म यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूजन होता है इस एग मेम्ब्रेन के साथ। ओके, देन PI3 काइनेज का कोई वर्क नहीं होता। यहाँ पे जो सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा उसमें PIP2 वर्क करता है और फॉस्फोलाइपेज C गामा का वर्क करता है। ओके, एक्रोसोम रिएक्शन तो अलग ही रिएक्शन हो जाती है। जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एक्रोसोम रिएक्शन करते हैं। उसके बाद क्रॉस लिंकिंग बिटवीन ZP1 और ZP3, ये क्या है, जोना पेलुसिडा प्रोटीन्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कीमो अट्रैक्शन का वर्क करती हैं। ओके, देन नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक T सेल जनरली रिकॉग्नाइज एंटीजन इन एसोसिएशन विद। तो TC सेल जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं MHC फर्स्ट के ऊपर जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं साइटोटॉक्सिक T सेल। जबकि साइटोटॉक्सिक हेल्पर सेल जो होती है, T हेल्पर सेल जो होती हैं वो किसको कहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी, क्लास सेकंड MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अगर ये प्रेजेंट कर रहा है किसी एंटीजन को तो उसको रिकॉग्नाइज करेगी T हेल्पर सेल, और ये प्रेजेंट कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करेगी साइटोटॉक्सिक T सेल। ओके, और इसके अंदर जो स्पेसिफिक एंटीजन जो रिसेप्टर होता है वो होता है CD8, और इसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो होता है CD4 जो इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। ओके, देन नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू प्रोटीन प्रेसिपिटेशन बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अगर प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना है, प्रेसिपिटेशन मीन्स कुछ प्रोटीन की क्लम्पिंग
क्लम्पिंग करवा के उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर ली जाती है। ओके, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अगर सेपरेट करेंगे एसीटोन, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं, एसीटोन और इस टाइप के, तो उससे अगर करेंगे तो वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बिल्कुल लो होता है एज कंपेरिजन टू वाटर। वाटर मेजर सॉल्वेंट होता है बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है काफी ज्यादा 80 समथिंग, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो काफी ज्यादा लो होता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड ऑन द चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस थे एम्बेड 2019 से। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से हैं, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी वाले क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।